मान और वेदाक्षी दोनों तैयार हुए और नीचे चले आए। सब लोग हैरानी से वेदाक्षी को देख रहे थे। गिरजा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? मान ने वेदाक्षी से पहले ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ चाची माँ, पर एक छिपकली ने इसकी मोच ठीक कर दी। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से मान को देखने लगे। वहीं वेदाक्षी मान को घूर रही थी। उसका बस चलता तो वो पक्का इस आदमी को पीट देती। खैर सबके सामने वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी। और ये आदमी भी ऐसा था कि उसके सामने बड़ा सीधा बनकर रहता था। घर वालों के सामने वह अभी उसे ताने मार रहा था। बस सब लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। वेदाक्षी मुंह बनाए बैठी थी। रुद्रिका ने उसे देखकर कहा, क्यों मुंह बना रखा है? अच्छा है ना यार, इस बहाने आउटिंग हो रही है। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना था ना, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये कहते हुए उसने कनखियों से मान को घूरा। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, कौन है वो जो तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है? बड़ी आई जबरदस्ती वाली। तू उनमें से है जो दूसरों के साथ जबरदस्ती करती है? वेदाक्षी ने सुना तो मुंह बनाकर बैठ गई। अंशिका ने उन दोनों को देखते हुए कहा, यार बहन होना कितना कूल है ना। मतलब अपनी सारी बातें शेयर करो और एक दूसरे की टांग खिंचाई करो। ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरे तो कोई बहन ही नहीं है। निर्णय ने अंशिका को देखा और बोला, शुक्र है नहीं है। मैं एक कोई नहीं झेल पा रहा, दो दो कैसे झेलता? अंशिका ने उसे मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो भाई। मान ने उन दोनों को देखा और बोला, बिहेव गाइस, हम कार में हैं, भूलो मत। और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। दोनों चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे सब मॉल पहुंच चुके थे। जल्दी सब लोग कार से उतरे और अंदर की तरफ बढ़ गए। वेदाक्षी मुंह बनाए चल रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर उस इंसान को जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वह कोई और नहीं मान था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मान ने अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, शांति से चलो, सबको ये लगना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। वेदाक्षी ने उसे घूरा कि तभी मान ने फिर से कहा, पर हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं, इसमें लगने जैसा क्या है? ये कहते हुए उसने उसे झटके से अपने करीब खींचा और उसकी कमर पकड़ ली। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहा, अगर एक मिनट में तुमने अपना हाथ मेरी कमर से नहीं हटाया तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मान हैरान होकर उस लड़की को देख रहा था जो उसे धमकी दे रही थी, और उसे अजीब यह लगा कि उसने मान को आपसे तुम कहा। मान ने अपनी बहुओं से कोरते हुए कहा, तुमने मुझे क्या कहा? तुम मुझे आप बोलती हो ना, और आज तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही हो। मुझे लगता है थोड़े दिनों में नाम से बुलाने लगोगी। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अपनी हरकतें सुधार लो, वरना तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। ये कहते हुए वेदाक्षी ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाए, लेकिन मान ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे देखकर बोला, आराम से चुपचाप चलो। हालांकि वेदाक्षी की बात से उसे यह जरूर याद आया था कि उसे वेदाक्षी की इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली थी, और इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही वह वापस आ चुका था। खैर अब तो उसे वह फाइल कल ही मिलने वाली थी। वह सब लेडीज सेक्शन में आ गए। अंशिका और रुद्रिका अपने लिए कपड़े देख रहे थे, जबकि वेदाक्षी वहां पर एक चेयर लेकर आराम से बैठ गई। जैसा उसने कहा था उसे शॉपिंग नहीं करनी है, तो वह अपनी बात की पक्की थी। मजाल है जो कुछ भी खरीद ले। मान ने गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को समझना टेढ़ी खीर होता जा रहा है। किससे पूछूं इसके बारे में? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। उसने गहरी सांस ली और खुद ही वेदाक्षी के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करने लगा। वेदाक्षी ने उसे देखा, लेकिन फिर इग्नोर कर दिया और फ़ोन में लग गई। तभी वेदांत का मैसेज आया, तुम शॉपिंग पर आई हो। वेदाक्षी उसका मैसेज देखकर हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वेदांत कहीं नजर नहीं आया। वह अभी कुछ रिप्लाई करती, उधर से एक और मैसेज आया, मैं भी यहीं हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, आराम से साइड में आओ, बात करते हैं। वेदाक्षी ने तुरंत रिप्लाई किया, लेकिन अभी सब लोग हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर अभी आई तो कोई देख लेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर से वेदांत का रिप्लाई आया, क्या इससे फर्क पड़ता है? तुम मुझे प्यार करती हो ना, और तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। फिर तुम्हें इस शादी से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, या फिर 2 दिनों में ही तुम्हें तुम्हारा पति कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया?
वेदाक्षी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने रिप्लाई करते हुए कहा, बकवास मत करो वेदांत, इस वक्त मैं इस रिश्ते में हूँ और हर रिश्ते की लिमिट होती है। इतना तो मुझे भी पता है। मैंने तुमसे कहा है कि मैं मिलकर प्रॉपर एक्सप्लेन दूंगी, मतलब दूंगी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकते? वादे तो तुमने भी किए थे बड़े बड़े, मुझसे प्यार करने का दावा था तुम्हारा, तो क्या इतना ही भरोसा है मुझ पर? उसके रिप्लाई ने वेदांत को खामोश कर दिया, लेकिन वह वहीं कुछ दूरी पर छुपा उसे देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, कैसे आखिर ये लड़की मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? यह ऐसी तो पहले कभी नहीं थी। मेरी हर बात मानती थी, सुनती थी, और अब अचानक से इतनी बदल गई। तभी मान एक वन पीस नी लेंथ ड्रेस लेकर वेदाक्षी के पास आया और बोला, ये ट्राई करो। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, मैंने कहा ना मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने अचानक ही उसकी बाजू पकड़ी और उसे उठाकर अपने करीब करते हुए कहा, तुम आराम से खुद चेंज करके आ रही हो या फिर चेंजिंग रूम तक मैं लेकर चलूं? कहोगी तो चेंज करने में हेल्प भी करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान थी। उसने मान जैसे आदमी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की थी। वह हैरानी से मान को देख रही थी। मान ने हल्के से इस्माइल के साथ कहा, सच कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी करके भी दिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर बेदू हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से उसके हाथ से वह ड्रेस लेते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। यह बोल वो तुरंत चेंजिंग रूम में भाग गई। मान उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास है जो उन पर नजर रखे हुए है। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी इंसान नजर नहीं आया। हाँ, वेदांत की एक झलक उसे जरूर नजर आई थी, लेकिन उस पर ज्यादा डाउट नहीं किया, क्योंकि वह उस इंसान को जानता ही नहीं था। लेकिन वेदांत अभी वहीं खड़ा था, वह गया नहीं था। थोड़ी देर बाद वेदू चेंज करके आई तो सबकी नजरें उस पर चली गईं। अनसिंगा ने उसे देखते हुए कहा, भाभी कितने प्यारे लग रहे हो आप। वेदू मुस्कुरा दी। रुद्रिका भी हैरानी से उसे देख रही थी। वह जानती थी कि वेदाक्षी इंडियन वियर कम ही पहनती थी, और यह जो ड्रेस थी वह काफी प्यारी लग रही थी उस पर। मान ने उसे देखते हुए कहा, यह फाइनल करते हैं, कुछ और ड्रेस भी है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, वरना मैं श्योर हूँ कि वह तुम्हें फिट आ जाएंगी। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, यह आदमी एग्जैक्ट मेरे साइज का पता कैसे लगा सकता है? लेकिन वह इस वक्त चेंज करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, नहीं ठीक है। मान ने वह सारी ड्रेस पैक करवा ली। वेदांत सब कुछ वहां छुप कर देख रहा था और उसके हाथों की मुट्ठी यहाँ कसकर बंद हो रही थी। तभी किसी ने निर्णय को आवाज लगाई। निर्णय ने पलट कर देखा तो वहां पर लगभग उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। निर्णय ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, हे निहारिका, तुम यहाँ कैसे? यह कहते हुए निर्णय ने उसे हक कर लिया। वह लड़की भी मुस्कुराकर उससे मिल रही थी, लेकिन रुद्रिका की आंखों में जलन उतर आई थी और वह अपने दांत नीचे निर्णय को घूर रही थी, जबकि निर्णय उस लड़की के साथ बातों में मशगूल था। थोड़ी देर बाद जब वह लड़की चली गई तो रुद्रिका ने गुस्से में घूरते हुए निर्णय को चिकोटी काट ली। निर्णय दर्द के साथ चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे थे? उस लड़की से इतना चिपकने की क्या जरूरत थी? जान पहचान थी तो दूर से बात नहीं हो रही थी तुमसे? तुम ना, तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे पास मत आना। अगर तुम अब आए ना तो तुम देखना, और आज रात तुम कमरे में बिल्कुल नहीं सोने वाले। मुझे नहीं पता क्या करोगे, कहाँ सोओगे, पर कमरे में आने की सोच भी मत लेना। यह बोलकर वह गुस्से में वहां से दूसरी तरफ चली गई। निर्णय जल्दी से उसके पीछे गया और उसे मनाते हुए बोला, अरे मेरी जान, वह मेरी कॉलेज की दोस्त थी। अच्छा, मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, किसी से भी चिपकूंगा नहीं, पक्का प्रॉमिस। अच्छा, तुम चाहो तो मेरा कार्ड ले लो, जितनी शॉपिंग करनी है उतनी करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। रुद्रिका ने उसे कनखियों से देखा। उसके खुद के पास भी पैसों की कमी नहीं थी। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसका, अपनी कंपनी की ऑनर थी वो, लेकिन पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा है। उसने झट से उसका कार्ड लिया और बोली, अब तुम बस देखते जाओ, कार्ड को खाली ना कर दिया तो बोलना। अरे ऐसा तो मत करो, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? निर्णय ने बेचारगी से मुंह बनाते हुए कहा। रुद्रिका ने उसके गाल को पकड़ खींचते हुए कहा, ओ मेरी जान, कोई नहीं, तो मेरे पैसों पर ऐश करना। जो तुम्हारा है वह मेरा है, और जो मेरा है वह तुम्हारा है। यह बोल वो कार्ड लेकर चली गई। निर्णय उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। वेदाक्षी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी दी खुश थी
यह देखकर उसे काफी खुशी हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या होगा और क्या हो रहा है, लेकिन दी की जिंदगी में सब कुछ ठीक है। सच में दी और जीजू साथ में प्यारे लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। चाहे कुछ भी गलत हुआ हो, लेकिन दी और जीजू की शादी का फैसला बिल्कुल सही था। मान की नजर बेदाक्षी पर थी। उसे वह मुस्कुराती हुई काफी प्यारी लग रही थी और वह समझ भी रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। मान भी इस बात से खुश था कि उसके भाई को उसकी जिंदगी का प्यार मिला था। भले ही कॉम्प्लिकेशन हुई थी जो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली थी, लेकिन वह दोनों खुश थे। इस बात से मान भी काफी राहत में था। रुद्रा अब शॉपिंग में लग चुकी थी। निर्णय उसके साथ था। उसने जब रुद्रिका को गर्ल्स आउटफिट सिलेक्ट करते देखा तो हैरानी से बोला, ये क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें आज तक ज्यादातर लड़कों के कपड़ों में देखा है। हर बार जो मेरी हुडीज टी शर्ट सब उड़ा ले जाती हो, उसके बाद अब तुम लड़कियों के कपड़े खरीद रही हो। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तो क्या हो गया? अब मैं हमेशा तो तुम्हारे कपड़ों में नहीं रह सकती। दूसरी बात, मेरी शादी हो चुकी है, कंपनी में भी जाऊंगी, तो थोड़ा तो ढंग के कपड़े पहनकर जाऊंगी ना। निर्णय हैरान था। उसने रुद्रिका को देखते हुए कहा, तुम सच में ये सारे कपड़े पहनने वाली हो? मतलब देखो, तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो, लेकिन गर्ल्स वेयर सीरियसली, क्या तुम्हें मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा है? रुद्रिका ने उसे देखा और अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोली, जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और दूसरी बात, इतनी जल्दी मेरा विधवा होने का भी इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मुंह बना लिया। वेदांत अभी वहां मौजूद था। वह बस मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह वो बेदाक्षी से मिल पाए। लेकिन तभी रुद्रिका की नजर उस पर गई और उसे वेदांत देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने बेदाक्षी को देखा जो अंशिका के साथ उसे कपड़े सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही थी। उसे इतना तो पता था कि बेदाक्षी उसकी बात कभी टालती नहीं थी। तो जाहिर था उसने इस बार उसकी बात नहीं टाली थी। तो जाहिर था उसने इस बारे में वेदांत को कुछ भी नहीं बताया होगा। लेकिन वेदांत का यहाँ होना अगर कोइंसिडेंट भी था, तो भी रुद्रिका को ये पसंद नहीं आ रहा था। रुद्रिका ने मन ही मन कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो तो कैसे देख रहा है वेदू को। ये वेदू बिना, इसे कितना समझाऊं? मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं चल सकता। उन सब ने जल्दी से शॉपिंग करी और फिर घर निकल गए। रुद्रिका के दिमाग में अभी वेदांत ही चल रहा था। घर आते आते उनको शाम हो चुकी थी। सब आकर फ्रेश हुए और फिर अपनी खरीदारी गिरजा जी को दिखाने लगे। गिरजा जी उन सबको खुश देखकर खुश थी। मान एक तरफ बैठा बस चुपचाप उन सबको देख रहा था। गिरजा जी की नज़र बीच बीच में उस पर भी जा रही थी। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। मान जानने को हुआ कि गिरजा जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, मान मेरे पास आना जरा। मान उनके पास गया और बोला, जी चाची माँ। गिरजा जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाते हुए बोली, तू ठीक है ना? देख, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ वह बिना किसी की रजामंदी और बिना किसी के जाने हुआ, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी है। समझ रहे हो ना इस बात को? मान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आपकी परवरिश पर उंगली नहीं उठने दूंगा। इतना भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पर? गिरजा जी ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, मुझे पता है मेरा बेटा सब कुछ समझता है और सब कुछ ठीक करता है। मान मुस्कुरा दिया। गिरजा जी ने उसका माथा चूमा और मन ही मन बोली, जितने दुख तुमने बचपन में देखे, उम्मीद करूंगी कि इस नए जीवन में वह सारे दुख दूर हो जाएं। बेदाक्षी में बचपना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस बचपने में तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएं। मान ने उनके हाथों को पकड़ा और प्यार से बोला, चाची माँ आप ज्यादा मत सोचिए, मैं सबको संभाल लूंगा। जो ठीक है वह ठीक है ना, और जो नहीं ठीक है वह मैं ठीक कर दूंगा। गिरजा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर उनके पास बैठकर मान भी वापस अपने कमरे में चला आया। जब तक कमरे में आया बेदाक्षी सो चुकी थी। आखिर शॉपिंग करते करते वह थक गई थी। भले ही उसने कुछ भी ना लिया हो, लेकिन अंशिका और रुद्रिका की हेल्प की थी। उसका मन न होने की वजह से वह ज्यादा ही थका हुआ महसूस कर रही थी। मान की नज़र उसके सूटकेस पर गई जो अभी वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसने सूटकेस उठाया और टेबल पर रखते हुए उसे खोला। बेदाक्षी के सारे कपड़े बिखरे हुए थे और बिना समेटे ही सूटकेस में भरे हुए थे। मान ने गहरी सांस लेकर कहा, ये कितना बिखेर कर चीजें रखती है, संभाल कर रखना इसे कुछ आता ही नहीं। उसने गहरी सांस ली और कबर्ड खोलकर अपने कपड़ों को एक साइड अरेंज कर दिया।
उसने आधे कवर्ड में एक एक कर बेदाक्षी के कपड़े लगाना शुरू कर दिए। वह जानता था कि अगर वह नहीं करेगा तो बेदाक्षी के भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला था। वह कपड़े रख रहा था कि तभी उसे एक फोटो फ्रेम दिखा। उस फोटो में अध्याय और तनिष्ठा थे, जिनकी गोद में छोटी सी बेदू थी। मान उस फोटो को देख मुस्कुरा दिया। उसने उस फोटो को एक बार टेबल पर यूं ही अरेंज किया और मनी मन बोला, इसे कल यहाँ कमरे में लगवा दूंगा, शायद ये देखकर ये भी खुश हो जाए। उसने बेदू के सारे कपड़े अरेंज किए और फिर चेंज करके आया और जाकर आराम से दूसरी साइड लेट गया। उसकी नज़र बेदाक्षी पर थी, जो सुकून से सो रही थी, मानो उसे किसी और से कोई लेना देना ही ना हो। उसके बालों के कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। ना चाहते हुए भी मान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। उसने धीरे से बेदाक्षी के चेहरे पर हाथ रखा और उसके गाल को सहलाकर बोला, क्या हो तुम? जितना जानने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी अजीब हरकतें करती जा रही हो तुम। लेकिन जो भी हो, जैसी भी हो, तुम मान की जिंदगी में आए हो तो हमेशा मान का होकर रहना पड़ेगा। यह बोल वह हल्के से मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह मान उठा और जल्दी ऑफिस निकल गया। आज आखिर उसे और बेदाक्षी की सारी डिटेल्स जो मिलने वाली थी, और उसे इसी बात की जल्दी थी। जब तक बेदाक्षी उठी तब तक तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल चुका था, लेकिन किसी ने उसे उठाया नहीं। रुद्रिका ने गिरजा जी से कहा कि वह उसे उठा देगी, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। वैसे भी रुद्रिका को ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी उठ गई थी। बेदाक्षी की भी थोड़े दिनों में इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी और ये बात घर में सबको पता थी। रुद्रिका ने पहले ही सबको बताया था। आखिर उसके बाद उसे भी तो एक काबिल वकील बनना था। अंशिका भी कॉलेज जा चुकी थी। जब बेदू ने टाइम देखा तो वह हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, 11 बज गए। ओह नो, मैं इतनी देर तक सोती रही। दी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कितना सोती हूँ। और वह पंकिन की शक्ल का आदमी, उसने भी मुझे नहीं उठाया। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये कहते हुए बेदाक्षी ने मुंह बना लिया और जल्दी से उठकर नहाने भाग गई। अब जब मान यहाँ नहीं था तो उसे कोई टेंशन नहीं थी। वह आराम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर निकली और उसने अपना सूटकेस खोला, लेकिन सूटकेस में तो एक भी कपड़ा नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी, जिस पर वह फोटो फ्रेम लगी थी, जो बेदाक्षी लाई थी। वह हैरान थी। उसने जल्दी से जाकर कबर्ड खोला तो उसमें उसके सारे कपड़े अरेंज किए गए थे। उसने खुद से कहा, क्या यह सब उस खड़ूस आदमी ने किया है? यकीन नहीं होता वह इतने स्वीट जेस्चर कर सकता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे के साइड में चिपकी एक चिट पर गई। उसने नोट उतारा और पढ़ा, जिस पर लिखा था, तुम्हारे कपड़े अरेंज कर दिए गए हैं। जैसे मेरी जिंदगी में आधा हक तुम्हारा है, वैसे ही मेरी हर चीज़ पर आधा तुम्हारा है। इसलिए इस कबर्ड पर भी आधा तुम्हारा हुआ। न जाने क्यों यह पढ़कर बेदाक्षी की धड़कनें अचानक ही बढ़ गईं। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से ही कहा, ये क्या हो रहा है? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर सारे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। चेंज करके आई और जल्दी से तैयार होकर नीचे चली आई। गिरजा जी किचन में थी और लंच के लिए क्या बनाया जाए यही सोच रही थी। आज सेब भी छुट्टी पर था। रुद्रा भी ऑफिस गई थी, इसलिए सारा काम उन्हें ही करना था। बेदाक्षी दबे पांव किचन में आई, लेकिन गिरजा जी को एहसास हो गया था कि वह उनके पीछे खड़ी है। ये सब कमाल उसके पैरों में पहनी हुई पायल का था, जिन्हें वह उतारना भूल चुकी थी। हालांकि वह पायल काफी हल्की और पतली सी थी। उनमें सिर्फ 3 घुंघरू लगे थे, जिनकी हल्की हल्की सी आवाज होती थी। गिरजा जी ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा, उठ गई तुम? चलो यहाँ बैठो आकर, कुछ खा लो। बेदाक्षी ने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता चला आंटी? उसके मुंह से आंटी सुनकर गिरजा जी ने पीछे पलटकर उसे घूरते हुए कहा, फिर से आंटी कहा ना तो तुम देखना, मैं वह सीरियल की टिपिकल सास बन जाऊंगी, समझी तुम? उनकी बात सुनकर बेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और धीरे से कहा, सॉरी। गिरजा जी ने प्यार से उसे अपने पास बैठाया और उसे नाश्ता दिया। बेदाक्षी ने खाते हुए कहा, दी कहाँ गई? गिरजा जी ने जवाब दिया और बोली, वह ऑफिस गई हैं, उनकी मीटिंग थी आज। बेदाक्षी ने कुछ नहीं कहा। तभी गिरजा जी ने कहा, खाने में क्या बनाऊं? दोपहर के लिए क्या खाना पसंद है तुम्हें? बेदाक्षी उन्हें देखने लगी और बोली, आप क्यों बनाओगी? सेब नहीं है? नहीं, आज सेब छुट्टी पर है।
गिरजा जी ने कहा। तो बेदाक्षी बोली, तो फिर आलू पूड़ी बना दो या फिर जीरा राइस। जिस एक्साइटमेंट में ये कहा था, यह देखकर गिरजा जी मुस्कुरा दी। बेदाक्षी ने जल्दी से खुद की एक्साइटमेंट कंट्रोल की और बोली, सॉरी, सब लोग ये खा लेंगे क्या? गिरजा जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। यह घर तुम्हारा है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। खुलकर जियो, जैसे रहना है वैसे रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। उनकी बात पर वेदाक्षी कुछ भी नहीं बोल पाई। इधर मान ऑफिस पहुंचा और उसने जाते ही गौरव को अपने केबिन में बुलाया। गौरव जानता था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, इसलिए वह पूरी तैयारी करके गया था। उसने जाते ही अपने बॉस के आगे फाइल रख दी। मान ने एक नज़र उसे देखा और फिर फाइल को। तभी गौरव बोला, सर, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर मिसेस राजावत का बॉयफ्रेंड है। हो सकता है उनका ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले की ही डिटेल्स मिली है। बेचारा गौरव बोलते हुए घबरा रहा था। मान ने उसे देखा और बोला, मैंने तुमसे उसके बारे में सब कुछ पता करने को कहा था। सब कुछ मतलब सब कुछ। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो, क्या क्या पता लगा है? गौरव ने जल्दी से कहा, उनका एक बॉयफ्रेंड है, कुछ दोस्त हैं जो उनके साथ में ही पढ़ते हैं। यह तो सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ आई थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी भी शादी हो जाएगी। उसने यह कहा ही था कि मान ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि मैंने यह नहीं पूछा। मैंने जो पूछा है वह बताओ, गौरव ने हड़बड़ा कर कहा। सॉरी सर, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैडम का बॉयफ्रेंड वेदांत राजन है। दोनों पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मान ने होके कहा। कि तभी गौरव बोला, वैसे सर, सुनने में आ रहा है कि इस वेदांत का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मान ने सिर उठाकर गौरव को देखा। तो गौरव उसे वेदांत के बारे में और भी कई बातें बताने लगा। मान ने सारी बातें आराम से सुनी और बोला, ठीक है, उस पर किसी को नज़र रखने के लिए कहो। वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं एक आदमी के पीछे इतना टाइम बर्बाद करता रहूं। और भी काम है मेरे पास। गौरव उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने मन ही मन कहा, क्या मतलब कि सर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं करने वाले? भाई, वह उनकी बीवी है, जिनका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, और सर कह रहे हैं कि वह इस पर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। आखिर चल क्या रहा है? जबकि मान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने गौरव को देखा, जो अभी वहां खड़ा सोच रहा था। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम दे देता हूँ। गौरव ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं सर, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मैं जा रहा हूँ। यह बोल वो जल्दी से केबिन से निकल गया। वेदाक्षी इस वक्त घर पर थी। अंशिका अपने कॉलेज गई थी और रुद्रिका भी आज ऑफिस चली गई थी। घर पर वह अकेली बोर हो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो वेदांत का कॉल था। एक पल को वेदाक्षी ने फोन न उठाने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कॉल अटेंड कर लिया। फोन उठाते ही उधर से वेदांत की आवाज आई, कैसी हो और क्या कर रही हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तुमने कॉल किया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वेदाक्षी ने पूछा। कि तभी वेदांत बोला, मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। मैं 2 दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम आकर मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगी। अगर हमें इस रिश्ते को ख़त्म ही करना है तो तरीके से करते हैं। वेदाक्षी ने जल्दी से कहा। वेदांत, तुम कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों रिश्ता खत्म करना चाहूंगी? तुम जानते हो ना, मैंने वादा किया था तुमसे, और मैं प्यार करती हूँ तुमसे। खैर, तुम बोल तो रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम कब तक ये रिश्ता निभा पाओगी? वेदांत ने कहा। वेदाक्षी ने कुछ गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब मैंने तुमसे कहा है कि थोड़े दिन रुक जाओ, तो क्या तुम रुक नहीं सकते? देखो वेदांत, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। दूसरी बात, भले ही मेरी शादी कैसे भी हुई हो, यह मैटर नहीं करता। मेरी दी की शादी इस घर में हुई है, और वह बहुत खुश हैं, और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार को मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन उनकी खुशियों के बीच नहीं आ सकती। वेदांत ने उसकी बात सुनी तो कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, मुझसे मिल लो एक बार,
कम से कम मुझे तसल्ली तो होगी। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली। सच में इस आदमी को समझाना उसके बस के बाहर हो गया था। उसने हार कर कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमेशा की तरह उसी कैफे में मिलते हैं। यह बोलकर वेदाक्षी ने फोन रख दिया। उसने खुद से कहा, जाना ठीक होगा या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन कम से कम एक बार जाकर आऊंगी तो शायद इस आदमी का पागलपन कुछ कम हो जाए। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। वह बिना बताए नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने गिरजा जी को बताने का सोचा। वह अपने कमरे से बाहर निकली और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो गिरजा जी के पास गई और उन्हें देख बोली, चाची माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। मैं जाकर आऊँ? गिरजा जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम जाओ, वैसे भी घर में कोई है नहीं, बोर होती रहोगी, इसलिए होकर आओ। वेदू उनकी बात सुनकर खुश हो गई और जल्दी से वहां से निकल गई। इधर रुद्रा अपने ऑफिस में थी और काम में लगी हुई थी। तभी राम उसके केबिन में आए। उसने राम को देखा तो हैरानी से बोली, पापा आप? क्या हुआ? सब ठीक है ना? राम ने बैठते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा कि सब ठीक है या नहीं। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है सब ठीक है, लेकिन वेदाक्षी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। वह भले तुमसे ज्यादा छोटी ना हो, लेकिन फिर भी उसमें तनिष्ठा की क्वालिटीज है, बिल्कुल बच्चों वाली। बहुत शरारती है वह, और मैं नहीं चाहता उसकी ये शरारतें और बचपना कभी खत्म हो। अचानक से उसके कंधों पर शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या करूं। रुद्रा उसकी बात समझ रही थी। उसने धीरे से राम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ पापा। मुझे ये पता है कि अध्याय अंकल को अभी तक बात पता नहीं है, और जब उन्हें पता लगेगा तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। आप इस बात से भी परेशान हैं, लेकिन पापा मुझे बेदू का पता ही है। वह भले ही कितनी ही शरारती हो, रिश्तों को निभाना अच्छे से जानती है, और वह वैसे भी बहुत प्यारी है। सब लोग उसे वहाँ पर भी बहुत प्यार करते हैं, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें ठीक हैं वह बेहतर होती जाएंगी, और जो ठीक नहीं है वह ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। राम ने उसे देखा और फिर बोला, पर फिर भी डर लगता है वेदाक्षी के लिए। फैसला लेने का हक सिर्फ अध्याय और तनिष्ठा का था, और वह फैसला मैंने ले लिया। मुझे बस इसी बात का थोड़ा सा डर है। रुद्रा हल्के से मुस्कुराई और बोली, पापा शर्त लगा लो, अध्याय अंकल कभी आपके फैसले को गलत नहीं मानेंगे। वैसे भी पापा, आप मान से मिल चुके हैं ना? वह बहुत सुलझा हुआ इंसान है, बहुत स्वीट है। निर्णय फिर भी बचकानी हरकतें कर देता है, लेकिन मान ऐसा नहीं है। वह सबको सोच समझकर करने वाला इंसान है, और मुझे नहीं लगता कि वेदू के लिए उससे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई हो सकता है। मैंने मान को जितना जाना है, जितना ऑब्जर्व किया है, उसे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वह वेदू का साथ जिंदगी भर निभा सकता है, और निभाएगा भी, हर सिचुएशन में। उसके बचपने को अगर कोई संभाल पाएगा तो वह सिर्फ मान है। तो इसलिए आप टेंशन मत लो। कम से कम आप अपनी बेटी की बातों पर तो विश्वास कर सकते हो। उसकी बात सुनकर राम मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, वेदू के बारे में बहुत बातें हुई, अब तुम बताओ, तुम सच में खुश हो ना? क्योंकि मैंने निर्णय को देखा है। मैं यह नहीं कहता कि वह बुरा इंसान है, लेकिन वह काफी मनचला किस्म का इंसान है। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ससुर जी, तारीफ तो ढंग से करो। रुद्रिका और राम दोनों हैरान थे। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर निर्णय खड़ा था। रुद्रिका ने उसे देख हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? तुम और मान दोनों मीटिंग में जाने वाले थे, तो तुम यहाँ क्या झक मारने आए हो? निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, मेरी मीटिंग थी, लेकिन मान भाई ने वह कैंसिल कर दी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिलने तुम्हारी कंपनी चला आऊं। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर तो मेरी चुगलियां हो रही हैं। वह चलकर अंदर आया और उसने राम के पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, और ससुर जी, मैं कैसा भी इंसान हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को सर आंखों पर रखूंगा। और मैं अपना वादा पूरा न कर पाया ना, तो चाहे आप खुशी खुशी मेरी जान ले लेना। उस दिन मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा।
राम ने निर्णय को घूरा तो निर्णय ने मुस्कुराकर कहा, थप्पड़ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो। आज तक माँ और पापा की बहुत मार खाई है। आप भी तो मेरे पापा हो, मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कहते हुए उसने राम का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर लेकर आराम से कहा, मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं था। और एक दिन आप खुद मुझे कहेंगे कि रुद्रिका के लिए मुझसे बेहतर आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। ये मेरा वादा है आपसे। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं गलत हूँ, उस दिन अपनी बेटी को ले जाइएगा। मैं बिना किसी झिझक के अपनी गलती मान लूँगा। और दूसरी बात, रही बात बेदू की, तो उसकी बहन और उसके जीजू दोनों उसी घर में रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसकी पत्नी बनकर वह उस घर में गई है, वह मेरा बड़ा भाई है और मुझसे लाख गुना बेहतर है वह इंसान। आपकी दोनों बेटियां सही हाथों में हैं। आप विश्वास कर सकते हैं हम दोनों भाइयों पर। मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राम बड़े गौर से निर्णय को देख रहा था। उसने जितनी संजीदगी से ये सारी बातें कही थी, उससे साफ पता लग रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा और ये बातें मजाक में करने लायक थी भी नहीं। और निर्णय की हर एक बात राम के दिल में उतरती जा रही थी। उसे निर्णय कभी बुरा नहीं लगता था, बस उसका थोड़ा लापरवाही भरा बिहेवियर देखकर उसे थोड़ा डाउट होता था। लेकिन निर्णय की ये सारी बातें हैं उसके मन को तसल्ली दे गई थी। राम ने हल्के से उसके हाथ को थपथपाया और मुस्कुरा दिया। राम को भरोसा होते देख रुद्रिका भी मुस्कुरा दी। उन दोनों को देखा और बोला, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना मिलना मिलाना कंटिन्यू रखो। ये कहते हुए उठा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। निर्णय ने रुद्रिका की तरफ देखा तो रुद्रिका उठकर उसके पास आई और सीधा जाकर उसकी गोद में बैठते हुए बोली, क्या बात है, बड़ी जल्दी मना लिया मेरे पापा को। निर्णय ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान। तुम्हें तुम्हारी शादी वाले दिन मंडप से भगा सकता हूँ, तो तुम्हारे पापा को क्यों नहीं मना सकता भला। रुद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके गले से लग गई। निर्णय ने भी उसे अपने आगोश में भर लिया। इधर बेदाक्षी वेदांत से मिलने कैफे पहुंच चुकी थी। उसके आने का वेट कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे बुलाकर खुद कहाँ गायब है, ये अब तक आया नहीं। वह यही सब सोच ही रही थी कि तभी वेदांत उसे आता हुआ नजर आया। उसने राहत की सांस ली और तभी वेदांत ने उसके पास आकर कहा, लगा नहीं था कि तुम आओगी और वह भी टाइम से पहले आ गई। काफी सरप्राइजिंग बात है ये। वेदू का ये सुनकर मुंह बन गया। उसने उसे देखकर कहा, ताने मारना हो गया हो तो बैठकर बात करें। वेदांत की नजर उस पर गई। सिर से लेकर पांव तक वह पूरी तरह सुहागन लग रही थी। वेदांत को आज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह उस वेदाक्षी से मिल रहा है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वेदाक्षी ने वेदांत को देखा और बोली, देखो वेदांत, यह शादी अचानक से हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि जो दूल्हा था उसे तक नहीं पता था कि मंडप में मैं हूँ। दी नहीं, असल में देखा जाए तो हम दोनों को ही ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो तुम यह कह रही हो कि मंडप में तुम अपनी मर्जी से बैठी थी। वेदांत ने उसकी बात काटते हुए कहा। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ, क्योंकि दी को जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि वह टाइम पर आकर शादी रुकवा देंगी, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक शादी हो चुकी थी। वेदांत ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें कोई बच्चा दिखता हूँ जिसे तुम कोई कहानी सुनाओगी और वह मान लेगा। बेदू ने उसे देखा और बोली, मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रही वेदांत, मैं सच बता रही हूँ और यही मेरा सच है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपनी दी के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, फिर चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं करना है तो फिर तुम यहाँ आए ही क्यों। वेदांत ने उसे देखा और बोला, तो तुम भी इस शादी में रहने को तैयार हो, है ना। इसलिए तो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो और तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाएं। तुम अपनी बात से अपने वादे से पीछे हट रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं आती, समझे तुम। वेदू ने कहा। वेदांत ने उसे देखा और बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो, आगे क्या करना है। अगर तुम अपना वादा रखना चाहती हो तो शादी को तोड़ दो, हम शादी कर लेंगे। वेदाक्षी ने उसे देखा और कहा, तो फिर ठीक है, पापा से बात कर लो, मैं तैयार हूँ।
मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब हम ठीक से उसी दिन मिलेंगे जब तुम मेरे पापा से बात करके उन्हें कन्विंस कर चुके होगे। वेदांत ने उसे देखा और बोला, ठीक है, मैं बात कर लूँगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाओगी। वेदाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेदाक्षी, राणा अपनी जुबान की पक्की है और अगर मैंने कहा है तो मैं निभाऊंगी। वेदांत भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और कॉफ़ी पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी वेदांत को बाय बोलकर वहां से निकल गई। वह जब तक घर पहुंची शाम हो चुकी थी और सबके आने का टाइम भी हो चुका था। रुद्रिका पहले ही घर आ चुकी थी और उसकी थोड़ी देर बाद ही मान और निर्णय भी आ गए थे। लेकिन वेदाक्षी अब तक नहीं आई थी। मान को अजीब लगा। उसने गिरजा जी से पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि वह अपने दोस्तों से मिलने गई है। मान ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ही वेदाक्षी आई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रुद्रिका ने उसे जाते देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। वह काफी खुश नजर आ रही थी और रुद्रा ने यह सोचा कि शायद दोस्तों से मिलने की खुशी है और वैसे भी इतने दिनों से वह स्ट्रेस में थी, इसलिए उसे आज खुश देखकर रुद्रिका को भी अच्छा लग रहा था। वेदु अपने कमरे में गई और जल्दी से कबर्ड से अपने कपड़े निकाले। उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि मान आ चुका था। मान जो अभी अभी चेंज करके निकला था, उसे इस तरह देखकर उसे अजीब तरह से देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की को हुआ क्या है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में। वेदाक्षी ने उसे इग्नोर किया और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। तभी मान का फोन बजा और उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने ओके कहकर फोन रख दिया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं, क्योंकि वह बहुत कुछ बड़ा करने की सोच कर बैठा था। रात में सब लोगों ने साथ में डिनर किया और डिनर के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में जाने को हुए, तभी वेदाक्षी ने कहा, दी, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस वक्त आइसक्रीम वेदू, ठंड लग जाएगी। तेरा दिमाग ठीक है? नहीं, इस वक्त कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, रुद्रिका ने कहा। वेदाक्षी ने अपने हाथ पर चलाते हुए कहा, आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है। आइसक्रीम खिलाकर लाओ। चलो ना। वेदू, तेरे आइसक्रीम के दौरे फिर से शुरू हो गए। क्या मैंने जो कहा तुझे समझ नहीं आया? रुद्रिका ने उसे कुछ घूरते हुए कहा। हाँ, तो जो मैं कह रही हूँ वह आप समझ लो ना। मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाओ। वेदाक्षी ने तुरंत जवाब दिया। रुद्रिका वैसे ही थकी हुई थी, ऊपर से वेदू का ड्रामा उसे और इरिटेट कर रहा था। निर्णय ने जब ये देखा तो तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं और वेदू जाकर आते हैं। तुम्हें खाना हो तो बताओ, मैं लेकर आता हूँ। रुद्रिका ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जाकर अब सोऊंगी। तुम दोनों जीजा साली देख लो, तुम्हें जो सही लगे। यह बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा तो निर्णय ने कंधे उचकाकर कहा, उसे छोड़, चल हम चलते हैं। यह कहते हुए उसने वेदाक्षी की बाह में अपनी बाह डाली और बोला, आज तुम्हारे जीजू तुझे बेस्ट आइसक्रीम खिलाकर लाएंगे। निर्णय ने सेकी बघारते हुए एक्टिंग की। वेदाक्षी उसे देखकर हंस पड़ी और उसके साथ चली गई। मान ने उन दोनों को जाते देखा और मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जानता था बेदू को कोई ऐसा इंसान की जरूरत है जिसके साथ वह थोड़ा ओपन हो सके। रुद्रिका के अलावा इस घर में वह किसी से भी ज्यादा ओपन नहीं हो पा रही थी और इसके लिए उसने निर्णय और बेदू को अकेले जाने देना बेहतर समझा। वैसे भी निर्णय उसका जीजा भी था। ऐसे में उन दोनों की बॉन्डिंग का अच्छा होना कहीं ना कहीं हर रिश्ते के लिए प्लस पॉइंट होने वाला था। निर्णय बेदू को आइसक्रीम पार्लर लेकर आया और उसे जो आइसक्रीम चाहिए थी सारी दिलवा दी। निर्णय ने मन ही मन कहा, अब मान जैसे इंसान को एक बच्चे जैसी पत्नी मिली है, मुझे लगता है उसे अपने रिश्ते पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वेदाक्षी बोली, जीजू, एक दी के लिए भी लेते हैं। वह मना कर रही है, लेकिन उनको भी आइसक्रीम पसंद है। निर्णय ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, मैंने उसके लिए पहले ही पैक करवा लिया। उसके साथ साथ मान और अंशु के लिए भी। तुम बस अपनी आइसक्रीम से एंजॉय करो। तभी वेदाक्षी बोली, आपने कहा आपने उस खड़ूस चंद के लिए भी आइसक्रीम पैक करवाई है? उस जैसा खड़ूस आदमी आइसक्रीम खाता भी होगा? देखने में तो कड़वा करेला लगता है।
स्वीट चीज़ें कहाँ ही डाइजेस्ट होती होंगी उसे। निर्णय उसे हैरानी से देखने लगा। आखिर ये लड़की क्या बोले जा रही थी। तभी बेदाक्षी को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कहा, और उसने झट से अपनी बात बदलते हुए कहा, मैं तो बस बोल रही थी, आप इसको सीरियसली मत ले लेना। मुझे पता है वह आपके भाई हैं। निर्णय ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वह कहाँ से खड़ूस और कड़वा करेला लग गया। आज तक उसने ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया जिससे कोई उसे खड़ूस बोल पाए। बेदाक्षी ने मुंह बनाया तो निर्णय ने आगे कहा, थोड़ा सा समझने की बात है वेदू, वह बहुत ही स्वीट है। अब तुम्हें पता है, बस तुम्हें थोड़ा सा उसे समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे उसे समझने लग जाओगी, तुम्हारे मन के सारे ख्याल अपने आप दूर होते जाएंगे। वह एक बहुत ही प्यारा इंसान है। बस तुम्हें उसके दिल में झांक कर देखने की ज़रूरत है। और वह तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम एफर्ट नहीं लगाओगी। वेदाक्षी उसकी बातें सुनते हुए आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। वैसे भी इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ शादी से निकलने का ख्याल था, इस शादी को निभाने का नहीं। और जब तक उसके दिमाग में शादी को निभाने का ख्याल नहीं आता, तब तक वह कितने ही एफर्ट लगा ले, वह सारी झूठे साबित हो जाने थे। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंचे और बेदाक्षी तुरंत ही अपनी आइसक्रीम लेकर कमरे में चली गई। वहीं निर्णय ने रुद्रिका के लिए आइसक्रीम अलग रखी और अंशिका को आइसक्रीम देकर मान के कमरे में चला आया। वह जब कमरे में आया तो मान बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। वहीं बेदाक्षी सोफे पर बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। मान कभी कभी बीच बीच में उसे प्यार से निहार रहा था। निर्णय ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोला, भाई नज़र लगाओगे क्या उसे? मेरे पास आपके लिए भी आइसक्रीम है। मान ने उसकी बात सुनी तो उसे घूर कर बोला, मैं भला उसे क्यों नज़र लगाऊंगा, पत्नी है मेरी वो। निर्णय ने कहा, हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि पत्नी नहीं है। आप तो बस बार बार उसे देख रहे हो, तो मैंने कह दिया कि नज़र लगाओगे क्या। मान उसे घूर रहा था। निर्णय चुप हो गया और उसे उसकी आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोला, आपकी आइसक्रीम, बाद में मत कहना कि अकेले अकेले खाकर आ गए। यह बोल उसने मान को उसकी आइसक्रीम दी और चुपचाप कमरे से निकल गया। मान उठा और जाकर बेदाक्षी के पास सोफे पर बैठ गया। बेदाक्षी ने आइसक्रीम खाते हुए अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और एक नज़र उसकी आइसक्रीम को। उसे न जाने क्यों अब मान की आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी लगने लगी थी। उसे अब वह भी चाहिए थी। मान उसकी उन लालची नज़रों को बड़े गौर से देख रहा था और समझ भी रहा था। मान ने एक बाइट लिया ही था कि बेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मुझे एक बाइट खाने दोगे? उसकी बात सुनकर मान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने वो आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। बेदू एक बाइट ली और बोली, ये वाली तो ज़्यादा टेस्टी है। यह कहते उसने अपनी आइसक्रीम मान के हाथ में पकड़ा दी और उसकी आइसक्रीम खाते हुए बोली, तुम ये खा लो, मेरे पास और भी हैं, तुम चाहो तो वह ले सकते हो। यह बोल वो आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई, जबकि मान की नज़रें उस पर टिकी रह गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।